नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, गिफ्ट पर टैक्स लगता है या नहीं लगता है, आज हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो गिफ्ट अगर आपकी इनकम है तो ये कहाँ आती है? ये आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं इनकम टैक्स की हर एक सेक्शन का एक आपको डिटेल एनालिसिस दूंगा। और इसमें मेरे ख्याल से अदर सोर्सेज पे मेरे चैनल पे वीडियो नहीं थी, तो अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपको कंप्लीटली मैं कवर करूंगा यहाँ पे। हालांकि अगर इसको मैं एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने जाऊं तो ये ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे का क्लासेस होगा, बट मुझे 10 से 12 मिनट में कवर करने, तो मोटा मोटी मैं कवर करूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए किसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोलते हैं और कैसे इसकी टैक्सेबिलिटी होती है। और साथ ही हम इसमें कवर करेंगे गिफ्ट क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी किस तरीके से होती है। तो देखिए, इसको रेसिडुअरी हेड ऑफ इनकम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 5 इनकम के हेड हैं। एक है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी जिसको बोलते हैं। दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम आपको कैपिटल गेन। और अगर इस चारों में कोई नहीं कवर हुआ तो वो रेसिडुअरी आ जाता है अदर सोर्सेज। आप ये नहीं कह सकते इन चारों में कवर नहीं हो रहा है तो मेरा इनकम में टैक्स ही नहीं बनेगा। टैक्स बनेगा और आपको टैक्स पे भी करना है। तो इसके कौन कौन से सेक्शन है? 56 टू 59। तो हम लोग देखेंगे इसमें 56 चार्जिंग सेक्शन, किसको चार्ज होना है। 57 एक्सपेंस कौन से अलाउड होंगे, डिडक्शन कौन से अलाउड होंगे। 58 एक्सपेंसेस नॉट अलाउड, उसको आप डिडक्ट नहीं कर सकते। और 59 इज डीम्ड इनकम, किसको आप इनकम मान लेंगे। जैसे पिछले वीडियो में मैंने हाउस प्रॉपर्टी में बताया था कि वहां पे डीम्ड लेट आउट माना जाता है, वो आप जाके देख सकते हैं। हमारी हाउस प्रॉपर्टी की वीडियो बनी पड़ी हुई। बेसिस क्या है? ड्यू या फिर पेड। जो भी एसएससी ने जो भी मॉडल अपनाया है अकाउंटिंग का, ये उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जिनके क्लाइंट के हेड में दिखते हैं। जो भी उन्होंने अकाउंटिंग का नॉर्म्स अपनाया होगा, उन्होंने कैश बेसिस अपनाया होगा, तो जब ये पे हो जाएगा तब आपका इनकम बनेगा। अगर एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम अपनाया होगा तो जब ये ड्यू हो गया तभी आपकी इनकम में ये कंसीडर कर ली जाएगी। इसके बाद देखिए, बेसिस ऑफ चार्ज 56 जो है उसमें 2 इनकम है। एक है जनरल इनकम 56(1) और दूसरा है स्पेसिफाइड इनकम 56(2). तो जनरल इनकम किसको बोलेंगे? रेवेन्यू या रिकरिंग नेचर की इनकम जो कि एग्जम्प्ट नहीं है और जो पहले के 4 हेड में कवर नहीं है। पहले के 4 हेड मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन, सैलरी, कैपिटल गेन एंड आपको हाउस प्रॉपर्टी, इस चारों में कवर नहीं है और एग्जम्प्ट नहीं है, तो आप उसको कहां डालेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डालेंगे। एग्जाम्पल जैसे इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। अगर आपकी कोई बिजनेस है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट आपका बिजनेस का पार्ट नहीं है, ये कहाँ जाएगा? सिंस ये पीजीबीपी में कवर नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं, तो ये मतलब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी तो है नहीं, तो इसमें हाउस प्रॉपर्टी में भी नहीं आएगा। कैपिटल गेन शेयर ट्रेडिंग की नहीं इनकम है तो कैपिटल गेन भी नहीं आएगी। सैलरी नहीं है तो ये कहाँ आएगी? अदर इनकम में आएगी। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सैलरी टू पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एमएलए एंड एमपी। आप बोलेंगे एमपी एमएलए की सैलरी एग्जम्प्ट नहीं होती, वो अंडर सेक्शन 1017 वो एग्जम्प्ट होती है, लेकिन वो डेली अलाउंसेस वगैरह होती है। जो सैलरी का पार्ट है वो अदर इनकम में आता है। सैलरी टू डायरेक्टर, डायरेक्टर की सिटिंग फी क्या होता है ना, डायरेक्टर को मीटिंग अटेंड करनी होती है। उस मीटिंग अटेंड करने के लिए, जैसे मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, से मानते हैं एक्स लिमिटेड, मैंने अपने डायरेक्टरशिप में एक रतन टाटा को एक ऑनररी डायरेक्टर बनाया हुआ है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया हुआ है कि उनका मैं इनपुट ले सकूं। तो मैं जो रतन टाटा को जो हम फी पे करेंगे वो डायरेक्टर का सिटिंग फी होगा, वो भी अदर इनकम में आएगा। अब आप बोलिए, एक तो हो गया कि आपका घर है, आपने लेट आउट कर दिया तो उससे आपका जो इनकम आया वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। लेकिन आपने अपना घर लेट आउट किया, वो जो रेंटर है उसने किसी और को लेट आउट कर दिया, तो जो रेंटर को इनकम है वो कहाँ जाएगी? तो वो जाएगी अंडर द हेड अदर सोर्सेज। इसी तरीके से फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय लीगल एयर्स ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय, अगर खुद रिसीव किया है तो वो कहाँ जाएगा? सैलरी एंड पेंशन में। लीगल एयर ने लिया है तो अदर इनकम में। इसी तरीके से एग्जामिनेशन फी रिसीव बाय द टीचर फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन, जहां अदर देन उसके एम्प्लॉयर को द्वारा अगर मिला है तो एग्जामिनेशन फी अदर इनकम में आएगा। एग्जामिनेशन फी आपका सैलरी में नहीं आएगी। इंश्योरेंस का कमीशन, अब बोलेंगे अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, अनडिस्क्लोज सोर्स है, उससे भी जो अगर आपका इनकम है तो वो भी आपको अदर इनकम में आएगा। आपको रेंट जो आएगी या फी जो आएगी वैकेट प्लॉट की, वो आपको अदर इनकम में आएगा। अगर उस पर घर बन गया तो हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। अगर उस पर कुछ नहीं बना है स्ट्रक्चर, अगर वैकेट आपने दे दिया है तो वो अदर इनकम में आएगा।
एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, ये अदर इनकम में आएगी। बोले इन इंडिया वाला भी अदर इनकम में आएगी, लेकिन वो तो एग्जम्प्ट है। अगर आपकी 2.5 लाख से सैलरी ज्यादा नहीं है, मान लेते हैं कि 2.5 लाख से इनकम ज्यादा नहीं है और आपकी कितनी भी एग्रीकल्चरल इनकम है तो वो एग्जम्प्ट है। इसी तरीके से इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिलेड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स में आप रिफंड क्लेम करते हो उस पर कुछ इंटरेस्ट आती है, वो अदर इनकम का पार्ट होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने किसी को लोन दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया, आपने इंटरेस्ट लिया है, किसी को लोन दिया है, वहां से कुछ पैसे आए हैं तो वो अदर इनकम का पार्ट होगा। इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, अगर ये बिजनेस या प्रोफेशन का नहीं है, डायरेक्टर का कमीशन, अगर उसने गारंटर बनने के लिए कोई कमीशन चार्ज किया है तो वो भी अदर इनकम है डायरेक्टर का। या फिर शेयर अंडर राइट करने के लिए अगर डायरेक्टर ने कमीशन लिए हैं तो वो भी अदर इनकम का पार्ट होगा। शेयर अंडर राइट करना मतलब एक कंपनी ने बोला कि ठीक है मैं पब्लिक इश्यू में जा रहा हूं, मैं 1 लाख रुपए का शेयर इश्यू करूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता है कि पब्लिक खरीदेगी नहीं खरीदेगी, तो डायरेक्टर बोला कोई बात नहीं, गारंटी लेता हूं, नहीं खरीदेगी तो मैं खरीद लूंगा। दिस इज कॉल्ड अंडर राइटिंग। तो अगर इसके लिए कोई कमीशन चार्ज किया है तो अदर इनकम का पार्ट होगा। अब आते हैं 56(2) स्पेसिफाइड इनकम। इसमें देखिए जो सिर्फ इसी हेड पे टैक्सेबल होगा वो कौन सा है, डिविडेंड इनकम, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, आप इसमें से गैम्बलिंग, कोई भी आपका कोई भी नेचर है, जैसे ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। अब आप बोलेंगे कि रेस हॉर्स जो है वो हम खुद ऑन कर रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं और इसको कंडक्ट करा दिए, बिजनेस प्रोफेशन नहीं हुआ, लेकिन ये पीजीबीपी में कवर नहीं होगा, ये आएगा आपको इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। इसके बाद गिफ्ट पे हम पूरा एक डिटेल लेंगे, गिफ्ट में एक एफएक्यू भी लेंगे, गिफ्ट कब कब टैक्सेबल होता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और इनहांस्ड कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या हुआ, हरियाणा वाले उनके लैंड को एक्वायर कर लिया, तो लैंड एक्वायर कर लिया गवर्नमेंट ने तो कंपनसेशन देगी, या बढ़ा के कंपनसेशन देगी, इनहांस्ड कंपनसेशन देगी, तो उस केस में ये अदर इनकम का पार्ट होगा। एडवांस मनी फॉरफिटेड, आप इसके बाद अगर कहीं और स्पेसिफाइड नहीं है, अगर आप नहीं कवर कर पा रहे हैं तो क्लोजली हेल्ड कंपनी इशू शेयर टू शेयर होल्डर, क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब जो पब्लिक लिमिटेड नहीं है। उसके बाद कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी और कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब अनरिकॉग्नाइज्ड वर्ड पे आपको ध्यान देना है। फिर ये सारी चीजें बहुत टेक्निकल हो जाएगी, इतनी पे लोग नहीं जाते, बट जो प्रोफेशनल इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखिए मैंने एक रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का पूरा डिटेल बना दिया। बस एक रिक्वेस्ट है, इसको आप अपडेट कर लीजिएगा विथ न्यू अमेंडमेंट। जैसे स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड किसे बोलते हैं, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट किसे बोलते हैं, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट किसे बोलते हैं और पीपीएफ किसे बोलते हैं। तो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन चलाती है और जिसने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के थ्रू अप्रूवल नहीं ले रखा है तो वो क्या हो जाएगी, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर ले रखा है तो वो हो जाएगी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड तो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है और पीपीएफ भी आपको पता है। इसमें कहाँ एटीसी की डिडक्शन मिलती है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में नहीं मिलती है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ एग्जाम्प्ट है, ये आपको स्टेचुटरी, रिकॉग्नाइज, अनरिकॉग्नाइज तीनों में एग्जाम्प्ट है। रिकॉग्नाइज में 12% ऑफ सैलरी एग्जाम्प्ट है। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ये एग्जाम्प्ट है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट में अप टू 9.5% जो दिया है, अब ये बढ़ के हो गया 2.5 लाख रुपए अदर एम्प्लॉय के लिए और 5 लाख रुपए क्वांटम में दे दिया है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसलिए मैंने बोला कि इसको आप न्यू जो अमेंडमेंट है उसके साथ आप इसे अपडेट कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ लमसम में दिख रहा होगा कि टैक्स ओनली ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, यही मैं बोल रहा हूँ, ये जाएगी आपको अदर इनकम में। इसके बाद डिडक्शन कौन कौन से अलाउड है, फैमिली पेंशन है तो 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन या 15,000 जो कम होगा वो उतना अलाउड होगा। इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और इनहांस्ड कंपनसेशन मतलब आपको जमीन का आपको अधिग्रहण कर लिया सरकार ने, उस पर कंपनसेशन दे रही है, अब उसको देने में उनको डिले हुआ तो उस पर इंटरेस्ट देगी, तो उस इंटरेस्ट का 50% आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसी तरीके से ब्रोकरेज कमीशन, अगर किसी एजेंट को अगर पे किया, आपको जमीन बिकवाना था तो आपने 100% आपको जो ब्रोकरेज कमीशन पे किया वो आपको चला जाएगा, आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, आपने लोन लेके बजाज का शेयर खरीद लिया तो वो 100% आपको एग्जम्प्ट होगा। लेकिन डिविडेंड तो एग्जम्प्ट है, तो सिर्फ आपको डिविडेंड मिला है, कैपिटल गेन वगैरह मिला नहीं है, सिर्फ आप डिविडेंड लेना चाहते हो उससे, तो डिविडेंड एग्जम्प्ट है, तो आपको जो डिडक्शन है वो भी अलाउड नहीं होगा। ये आप बात बिल्कुल ब्रह्मा की लकीर की तरह मान लीजिए, जो भी इनकम एग्जम्प्ट होगी उसको एग्जम्प्ट इनकम वो पाने के लिए जो भी डिडक्शन होगा वो अलाउड नहीं होगा। जब आप इनकम में ऐड ही नहीं कर रहे, इसके डिडक्शन कहाँ पर डिडक्ट करोगे,
जो भी इनकम एग्जाम्प्ट है उसको पाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो आपको अलाउड नहीं होंगे, चाहे वो किसी भी हेड में हो, कोई भी केस हो। इनकम टैक्स में ये रूल है। इसके बाद कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट का मतलब होगा कि जैसे हाउस प्रॉपर्टी है, उसके साथ आपने मशीनरी दिया हुआ है, उसके साथ आपने एसी फ्रिज वगैरह सब कुछ लगा के दिया हुआ है, कुछ और भी सर्विसेज आपने दे रहे हैं, सब कुछ लगा हुआ है वहां पे मान लेते हैं, तो ये जो कंपोजिट टाइप का रेंट होगा, तो अगर ये सेपरेबल नहीं है तो इसको आप इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज क्लासिफाई करेंगे। सबलेटिंग इनकम मैंने बता ही दिया है कि आपने घर दिया मिस्टर ए को, ए ने सबलेट कर दिया बी को, तो ए की जो इनकम होगी वो अंडर द हेड अदर सोर्सेज आएगी। लेकिन अब ए को तो आपको रेंट देना है ना, तो वो उनकी एक्सपेंसेस हैं, वो पूरे की पूरी उनको डिडक्टेबल होगी। और रिपेयर इंश्योरेंस वगैरह जो वो सबलेट पोर्शन का वो भी उनको डिडक्टेबल होगी। जनरल एक आप मान के चलिए रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर अलाउड होगी, कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होंगे। जैसे अब अमाउंट कौन से डिडक्टेबल नहीं होंगे, कोई भी आपके पर्सनल एक्सपेंस डिडक्टेबल नहीं होंगे। ये तो कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता मतलब किसी भी हेड में नहीं होता, पर्सनल एक्सपेंस कभी भी अलाउड नहीं होता। इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस, अगर आपने ये दिया है तो वो भी अलाउड नहीं होगा। पेमेंट ऑफ वेल्थ टैक्स अलाउड नहीं होगा। अगर आपने कैश पेमेंट किया है अबाउट 10,000 और अगर आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो 35,000 रुपए तक की कैश पेमेंट अलाउड है। तो अगर आपने इससे ज्यादा कैश पेमेंट किया है तो आपको वो भी अलाउड नहीं होगा। आप 35,000 या 10,000 तक आप ले सकते हो, उसके ऊपर नहीं ले सकते। एक्सपेंसेस रिगार्डिंग लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस, कार्ड गेम, गैम्बलिंग, बैटिंग, ये सब आपको डिडक्टेबल नहीं होगी। और मैंने पहले ही बता दिया कि एग्जेम्प्टेड इनकम के जो पाने के लिए आपको जो एक्सपेंस किया है उसको आपको अलाउड नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेशन, गिफ्ट पे। देखिए मैं अदर पर्सन की बात कर रहा हूँ। गिफ्ट पहले अदर पर्सन से समझते हैं, मतलब अदर देन योर रिलेटिव। अगर कैश है, कैश मतलब रोकड़ा नहीं, कैश मतलब बैंक में पैसे ट्रांसफर। अगर 50,000 से ज्यादा है तो सारी की सारी वैल्यू टैक्सेबल। अगर काइंड में मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी दे दिया, स्कूटी दे दिया, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी दे दिया। इमूवेबल प्रॉपर्टी है विदाउट कंसिडरेशन है तो स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू, विद कंसिडरेशन है मतलब इनसफिशिएंट, मतलब 1 लाख का घर था आपने 20,000 में खरीद लिया सपोज कीजिए, तो वो जो 80,000 रुपए हैं तो वो 50,000 से अगर ज्यादा है या 5% ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज हायर, अगर इस दोनों से ज्यादा है तो उतना आपको टैक्सेबल हो जाएगा। मूवेबल्स इसी तरीके से विदाउट कंसिडरेशन है तो एग्रीगेट जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो, और विद कंसिडरेशन है तो फेयर मार्केट वैल्यू माइनस सम पेड। मतलब अगर एक स्कूटी है जिसकी आज की वैल्यू 1 लाख रुपए है, आपने उसे 50,000 में दे दिया तो 50,000 रुपए टैक्सेबल होगा। अगर आपने मान लेते हैं कि उसे विदाउट कंसिडरेशन दे दिया तो भी जो एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू होगी उतनी टैक्सेबल होगी। लेकिन पेमेंट अदर देन कैश नहीं होना चाहिए। लेकिन फुल गिफ्ट एग्जम्प्ट होगा कहां से, रिलेटिव से अगर लिया है तो। अब रिलेटिव में कौन कौन आएंगे आगे बताता हूँ। उसके बाद मैरिज के ओकेजन पे लिया है तो, अंडर विल और बाय इनहेरिटेंस, कोई भी पर्सन किसी को भी विल या इनहेरिटेंस करता है सारा का सारा एग्जम्प्ट होगा। उसके बाद डेथ के केस में लोकल अथॉरिटी ने अगर पे किया है, ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन रजिस्टर अंडर 12/12 अगर उन्होंने अगर गिफ्ट दिया है तो वो भी एग्जम्प्ट होगा। अब आपको पता चलेगा कि बड़े लोग ट्रस्ट के थ्रू बिजनेस क्यों करते हैं, क्योंकि जब ट्रस्ट उनको पैसे देता है तो दैट इज नॉट टैक्सेबल और वो बिल्कुल एग्जम्प्ट होता है। उसके बाद फ्रॉम एनी फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन, मान लेते हैं कि आपने बहुत अच्छा रैंक आया और आपको 1 लाख रुपए इंस्टीट्यूट की तरफ से मिला, एग्जम्प्ट। ट्रस्ट एस्टेब्लिश्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल एंड ट्रांसफर इज नॉट रिगार्डेड एज अमलगमेशन डीमर्जर। रिलेटिव एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताया, मान लेते हैं कि धूमल भाई साहब एक एसएससी हैं, तो उनकी वाइफ, उनके भाई सिस्टर, उनकी वाइफ के भाई सिस्टर, उनके जो ब्रदर और सिस्टर, जो मतलब आपकी वाइफ है, उनकी माँ और उनके पापा, उनके आपके दादा, उनके दादा, उसके बाद दादा के बेटे मतलब आपके चाचा, उसके बाद आपके ब्रदर की भाई बहन, ठीक है, मतलब आपके मतलब वाइफ के ब्रदर एंड सिस्टर, आपके ब्रदर एंड सिस्टर, आपकी ग्रैंड मदर, उसके बाद आपके बेटे की वाइफ, आपका ग्रैंड वाइफ, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, उसके बाद आपकी बेटी की जो मतलब बेटे होंगे, बेटा बेटी होंगे, वो सारी चीज। ये आप एक बार पॉज करके ये देख सकते हैं कौन कौन रिलेटिव में आते हैं। ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट मैंने दे रखी है, तो रिलेटिव मतलब बहुत ही एक्सटेंडेड है यहाँ पे। इसके बाद कुछ इफेक्टिव लेते हैं। 10 लाख रुपए ब्रदर्स लिए, क्या टैक्सेबल है? बिल्कुल नहीं है।
अब आप पूछोगे कि नहीं, मैंने तो कहीं पढ़ा था कि ये टैक्सेबल तो नहीं है, लेकिन इससे अगर इनकम होगा तो वो मेरे ही इनकम में ऐड होगा, वो क्लबिंग इनकम का पार्ट है, वो कभी और देखेंगे, वो अलग चीज है, लेकिन आपके भाई को टैक्स नहीं लगेगा। आई हैव रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम अ रिलेटिव, क्या इसे आईटीआर में दिखाना है? कोई जरूरत नहीं है। फ्रेंड से हमने गिफ्ट लिया है, 50,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल होगा। उसके बाद हमने क्या किया, कैश गिफ्ट लिया है पेरेंट्स से, लीजिए कोई बात नहीं, 2 लाख से ऊपर तो वैसे भी इनकम टैक्स मना करता है, बट अगर आपने लिया भी है तो कोई बात नहीं, ये टैक्सेबल नहीं होगा, बट कोशिश कीजिए कि आप बैंक अकाउंट से लीजिए। और कौन एग्जाम्प्ट है गिफ्ट टैक्स से? वही सिंपल सी चीज है, 50,000 तक अगर आप लेते हैं गिफ्ट तो वो आपको फ्री है, और रिलेटिव से आप कितना भी गिफ्ट लें वो आपको बिल्कुल भी एग्जाम्प्ट है। तो बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, इसको अपडेट कर ले करंट अमेंडमेंट के साथ। बेसिक यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। बाकी मैंने डिडक्शन बता रखे हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन बना रखा है, इनकम फ्रॉम सैलरी तो इतनी बता रखी है, कुछ कहने की नहीं, कैपिटल गेन बता रखा है। तो आई थिंक इनकम टैक्स के सारे सेक्शन मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आपको अगर ये पूरे सेक्शन देखने हो तो आई थिंक 46-47 वीडियोज होंगे, इनकम टैक्स की मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।